हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड। और चैप्टर थर्ड का नेम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देख लेते हैं कि जेंडर डिवीजन क्या होता है। सोसाइटी के अंदर जेंडर के बेस पे डिवीजन चलता है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ये होता है टू टाइप का, ठीक है। एक होता है बायोलॉजिकली और दूसरा होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो बायोलॉजिकली क्या है, ये गॉड गिफ्टेड है, मैन है या वीमेन है, तो वो क्या है, वो बायोलॉजिकली जो हम मैन या वुमेन के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है वो किस बिहाफ पे है, वो एक तरह से गॉड गिफ्टेड है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और इसके बाद आ जाता है सोसाइटी के बेस पे भी डिवीजन देखने को मिलता है। सोसाइटी किस तरीके से डिवीजन करती है, सोसाइटी कहती है जो वुमेन हैं, ठीक है, सारे के सारे जो वर्क है, वो सारे के सारे काम जो घर के इनसाइड किए जाएंगे, ठीक है, जो घर के अंदर करने वाले सारे के सारे काम है वो कौन करेंगी, वो वीमेन करेंगी। दूसरा है मैन विल डू ऑल द वर्क आउटसाइड द हाउस, और जो मैन है वो सारे के सारे काम जो घर के बाहर के हैं वो काम कौन करेंगे, मैन करेंगे। और जो वीमेन है वो इनसाइड द डोर, जो घर के अंदर जितने भी काम है वो सारे के सारे वीमेन करेंगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। चैप्टर स्टार्ट होने के साथ ही आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखो जेंडर और पॉलिटिक्स, अब ये सारा चैप्टर जो है आगे इसी के बेस पर होगा। तो इसमें क्या बताया गया, कह रहे हैं बेस्ड ऑन सोसाइटी एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। अब क्या है, जो सोसाइटी है, ठीक है, वो क्या सोचती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्या स्टीरियोटाइप बना रखी है, क्या बातें बना रखी है उन्होंने, ये रूढ़िवाद, मतलब कि एक तरह से उन्होंने ये अपनी मेंटेलिटी ही बना रखी है कि वुमेन्स जो हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स को नहीं संभाल सकती हैं, ठीक है। तो क्या है कि मतलब मैन ही ये काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जेंडर और पॉलिटिक्स के बारे में अभी हम सारा का सारा पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सोसाइटी है उसने स्टीरियोटाइप बनाए हुए हैं, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे आपको जो आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, काम के बेस पे भी क्या है, डिवीजन की गई है, ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या बताया गया, ऑल द वर्क इन होम इज डन बाय द फीमेल मेंबर, ठीक है, घर के अंदर के जो सारे के सारे काम हैं वो फीमेल मेंबर करेंगी, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक वर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, जो घर के अंदर करने वाले के सारे काम होते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। और इसके अलावा जो लेडीज हैं वो क्या काम करेंगी, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, और जो बच्चों को पालने का काम है, पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं बच्चों को, वो सारा का सारा काम जो है वो कौन करेंगी, वो भी वीमेन करेंगी, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन टॉपिक के अंदर आपको एग्जाम्पल देके बताया गया है, ठीक है। जो वीमेन है वो कुकिंग करती हैं, क्लीनिंग करती हैं, वॉशिंग करती हैं, ठीक है, और बेबी केयर भी करती है। ये सारे के सारे काम जो हैं, जो वीमेन है वो घर के अंदर संभालती हैं, नॉट गेटिंग मनी फॉर वर्क, और उनको इस काम के लिए कोई भी पैसा जो है नहीं पे किया जाता। इसके कंपैरिजन में अगर मैन को देखा जाए तो क्या है, आउटसाइड वो अर्न करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं और जॉब्स करते हैं। जॉब के अंदर वो भी कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे शेफ है, ठीक है, उसके अलावा क्लीनिंग का काम है, टेलरिंग का काम है। ये सारा का सारा काम जो मैन है वो अगर वो घर के बाहर जाके करते हैं तो वो पेडेड काम होता है, ठीक है, उसमें उनको पे किया जाता है, और वुमेन्स को कोई पे नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से क्या बताया, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बताया है कि जो लेबर है, जो काम होता है, उसके बेस पे भी डिवीजन किया गया कि किस तरीके से आप जेंडर के बेस पे डिवीजन कर सकते हो काम की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आपको ये बताया गया कि जो वुमेन है रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है, जो गाँव वाला इलाका होता है उसके अंदर जो लेडीज हैं वो क्या क्या काम संभालती हैं। वो सारी की सारी जो है वाटर लेने के लिए जाती हैं, ठीक है, फेच वाटर, पानी लाने के लिए जाती हैं, कलेक्ट फ्यूल, लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करती हैं, ठीक है। फिर है वर्क इन फील्ड्स, और वो खेतों के अंदर जाके काम भी करती हैं, जो गांव के अंदर रहने वाली वीमेन्स होती हैं। उसके कंपैरिजन में अगर अर्बन एरियाज में देखा जाए तो अर्बन एरियाज में क्या होता है, जो पुअर वुमेन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर, घरों के अंदर काम करने के लिए जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम सफाई के लिए जैसे कि लेडीज को हायर कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे विमेन जो है, जो गरीब घरों की होती है, अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए वो क्या करती है, डोमेस्टिक हेल्पर की जॉब पर चली जाती हैं, ठीक है, जो पुअर विमेन्स होती हैं। और जो मिडिल क्लास विमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑफिसेज के अंदर जाके वर्क करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया बट जो उनका काम होता है, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्निशन। अब जो उनका काम होता है, जो वुमेन क्या है कोई भी काम कर ले, उनको क्या है उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती एज कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। और जो उनका काम होता है उसको भी इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, इतनी पहचान नहीं मिलती है जितनी मेंस को मिलती है।
देन इसके बाद आपको एक और टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होती है? जब लेडीज को अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने अपने राइट्स लेने के लिए मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। मोर रेडिकल वुमेन जो है इसके अंदर क्या है? मूवमेंट चलाती है। उसका एम क्या था? एम एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, कि उनको क्या है कि पर्सनल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर, सब जगह पर क्या है, उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए मैन के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाई। जैसे वोटिंग का राइट हो गया, ठीक है, कि उनको भी अधिकार मिले कि वो मेंस के बराबर जो है, मतलब हर एक जगह पे जो है बराबर का राइट ले सके। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब है कि कोई भी मैन है, वुमेन है, वो क्या चाहते हैं? वो ये विश्वास करते हैं कि इक्वल राइट होने चाहिए फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। मैन और वीमेन के लिए क्या है? इक्वल राइट होने चाहिए, उसी को हम फेमिनिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है वुमेन पार्टिसिपेशन हाई कंट्रीज। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंट्रीज जहां पे हाईएस्ट क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन है। ऐसी मतलब कि कंट्रीज जहां पे जो वीमेन्स है वो ज्यादा वर्किंग है, ज्यादा काम कर रही हैं। तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, स्वीडन है, नॉर्वे है और फिनलैंड है, ठीक है। 3 कंट्रीज के नेम दे रखे हैं, याद कर लेना अच्छे से। देन उसके बाद अगर कंपैरिजन किया जाए इंडियन सोसाइटी का, तो इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या है? लैग मच बिहाइंड इन इंडिया। लेडीज जो हैं, जो वीमेन्स है, वो बहुत ज्यादा पीछे हैं मैन से, ठीक है। और उसके अलावा क्या है? इंडिया के अंदर पैट्रियार्किकल कंट्री माना जाता है इंडिया को। इंडिया को पैट्रियार्किकल कंट्री का मतलब क्या है? क्यों माना जाता है? क्योंकि मेल डोमिनेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। घर के अंदर क्या है? मेल्स की चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्किकल कंट्री, ठीक है। तो इंडिया क्या है? एक पैट्रियार्किकल कंट्री माना गया इसको। अब क्या है, देखो इसमें ये बताया कि वुमेन फेसेस ऑपरेशन इन वेरियस वेज। बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारी जगहों पर वुमेन्स को क्या किया जा रहा है? ऑपरेशन, मतलब कि उनको, मतलब बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ता है। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन किया जाता है, सॉरी, ऑपरेशन किया जाता है, मतलब उनको दबाया जाता है या उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है विमेंस को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आप लिखोगे वो है लिटरेसी रेट। अगर हम लिटरेसी रेट के ऊपर भी नजर डालें तो 54% जो विमेंस है वो पढ़ी लिखी हैं एज कंपेरिजन टू मेंस। और मेंस का कितना बताया? 76%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ गया, विमेंस कम पढ़ी लिखी है और मेंस ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ विमेन इन हाईली पेड जॉब एंड वैल्यू जॉब इज वेरी लेस। जो हाईली पेड जॉब्स होती हैं या जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जिन जॉब्स की, वहां पे जो विमेन्स है वो बहुत लेस अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट। देन उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, इवन वुमेन डू वर्क 1 आवर एक्स्ट्रा देन मैन। जो वुमेन्स होती हैं वो 1 घंटा ज्यादा काम कर सकती हैं एज कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। और घरों में भी या ऑफिसेज में, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर भी कहते हैं कि जो विमेन्स होती हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता है, ठीक है, कि कम पैसे दे दिए और ज्यादा काम उनसे करवाया जाता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वायलेंस उनके साथ ज्यादा होती है। तो इस तरीके से क्या है? बहुत सारी जगहों पर वो ऑप्रेस होती रहती हैं। देन इसके बाद आ जाता है गर्ल परफॉर्म बेटर इन स्टडीज बट परसेंटेज ऑफ गर्ल गोइंग फॉर हायर स्टडी इज वेरी लेस। कहते हैं कि परसेंटेज के मामले में, अगर पढ़ाई के मामले में देखा जाए ना, तो लड़कियां ज्यादा स्कोर करती हैं, और अगर जॉब्स के मामले में देखा जाए तो वहां पे लड़कियां बहुत कम पहुंच पाती हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से, इसीलिए वो हाईएस्ट पोस्ट पर नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। और वैसे मार्क्स वो अच्छे लेती हैं बॉयज के अगर कंपैरिजन किया जाए। फिर उसके बाद है पेरेंट्स डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन गर्ल्स स्टडीज। और क्या है, मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर अभी भी लोगों की मेंटालिटी जो है वो चेंज नहीं हुई है। वो गर्ल्स के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मैरिज करके अगले घर चली जाएगी, ठीक है, तो इसको पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है। देन इसके बाद आपको आ जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो भी क्या है? डिक्लाइन हो रही है। मतलब डे बाय डे आप देखोगे कि जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस बॉय को देते हैं, ठीक है। और एबॉर्शन इसका सबसे मेन जो है रीज़न माना जाता है। एबॉर्शन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या है, लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लड़कियों की संख्या क्या है? कम हो चुकी है, 919, ठीक है, 919। ये 1000 के अंदर से जो आपको डाटा बताया जाता है कि जैसे 1000 अगर बॉयज़ हैं, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है? 919, ठीक है। और सम स्टेट्स, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे
850 या फिर 800 ही गर्ल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अगर 1000 अगर लड़के हैं ना तो लड़कियां इतनी ही मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो डे बाय डे डिक्लाइन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है ड्यू टू अबॉर्शन। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे सोनोग्राफी है, अब तो सोनोग्राफी जो है बैन हो चुकी है, ठीक है। उसमें क्या है कि पहले ही जेंडर चेक कर लिया जाता है, जब जेंडर चेक हो गया तो पता लग जाता है कि लड़की है या लड़का है, ठीक है। तो इस तरीके से लड़कियों को अबॉर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। देन इसके बाद आपको आ जाता है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। कब आया था ये, 1976 के अंदर आया था, ठीक है। जिसके अंदर क्या बताया गया था, मैन एंड वुमेन शुड बी पेड इक्वली, ठीक है, कि मेल और फीमेल को क्या है इक्वल पे किया जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी जॉब है, अगर सेम जॉब को अगर मेल कर रहा है या फीमेल भी आ रही है उसी जॉब को करने के लिए, तो उनको क्या है इक्वल पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 1976 के अंदर क्या आया था, एक एक्ट आया था जिसका नेम क्या है, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आ जाता है आपको विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी बात कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करके चल रहे हैं ना जेंडर को, तो हमने विमेन्स वाला टॉपिक इसके अंदर मेन देखा है जेंडर के, कि जेंडर के बेस पे किस तरीके से क्या है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, और वो पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा रोल क्यों नहीं निभा पाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको क्या बताया गया, देयर इज अ नीड टू हैव मोर विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या है, ये नीड है, ये फील किया जाता है कि जो विमेन्स है वो रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि क्या है वो एज अ लीडर चुन के आनी चाहिए जनता के अंदर से, ठीक है। अगर लेडीज अगर चुनकर आएंगी तो उससे क्या होगा कि बेटर लॉज बनेंगे, ठीक है, ऐसे कानून बनेंगे, क्योंकि औरतें ही औरतों की समस्या समझ सकती हैं, तो उससे बेटर लॉज जो है वो बनकर सामने आएंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपको विमेन शेयर इन स्टेट असेंबली के अंदर इज लेस देन 5% ही है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या है, लेस देन 5% लेडीज ही जो है क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली में। देन इसके बाद आ जाता है परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा, ठीक है। 2019 के अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर जो डाटा दिया गया है, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग लोकसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ का सिर्फ 14.36 वुमेन ही पार्टिसिपेट करती हैं, सिर्फ इतना ही परसेंटेज है इनका, ठीक है। देन इसके बाद एक और आपको ग्राफ देख लेते हैं हम, यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 44 के ऊपर आपको जो है यहाँ पे बताया गया है, ये देखो इस तरीके से ये आपका जो है ग्राफ है, देखो इसके अंदर क्या बताया गया, विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का सिनेरियो दिखाया गया इसके अंदर, ठीक है, कि जो विमेन्स है वो नेशनल पार्लियामेंट के अंदर कितना पार्टिसिपेट करती है, एज अ कंट्री वाइज दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप जो सारा का सारा ग्राफ देख सकते हो, इसमें सबसे लास्ट में यहाँ पे इंडिया दिखाया गया है, ठीक है। और ये ग्राफ कब का दिखाया गया, 2018 का आपको दिखाया गया। वर्ल्ड एवरेज दिखाई गई है इसमें कि 11.8%, ये आपको विजिबल होगा, आप थोड़ा सा इसको जूम करके देख सकते हैं। जैसे कि इंडिया है तो 11.8% जो वुमेन्स हैं ओनली वो ही नेशनल पार्लियामेंट के अंदर क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। अब आप अदर कंट्रीज का देख लो कि वहां पे कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन है विमेन का, बट इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है, 11.8, ठीक है। और 11.8 से ही आप इसको याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे भी क्या है, ये 1 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ठीक है। 2018 के अंदर 18 का डाटा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। देन इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो आ जाता है हाउ टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए कि विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर पार्टिसिपेशन कम होगा तो वुमेन से रिलेटेड जो लॉ है वो कम बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, औरतों की समस्याओं को समझा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि मेक अलाउ टू प्रोवाइड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। अब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से लॉ बना देना चाहिए कि इतना पार्टिसिपेशन जो है वो विमेन्स का ही होगा, मतलब ये कानून बना दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि 1/3 जो है सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायत है और म्यूनसिपैलिटीज हैं, ठीक है, वहां पे क्या है 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन्स के लिए ही रिजर्व हैं। ये तो आ गया आपका लोकल लेवल, ठीक है। नाउ मोर देन 10 lakhs विमेन्स आर रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर 10 लाख जो विमेन्स हैं, महिलाएं हैं, वो क्या है रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे।
अब यहाँ पे व्हाट अबाउट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, स्टेट और सेंट्रल लेवल के ऊपर भी तो जो है विमेंस का रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो इनको सीट्स रिजर्व हो गई है, तो स्टेट और सेंट्रल लेवल का क्या, तो यहाँ पे जो है डिमांड्स की गई, विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविस्ट जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने डिमांड की कि क्या है स्टेट और सेंट्रल लेवल पर भी क्या है सिमिलर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर विमेंस, ठीक है। विमेंस के लिए स्टेट असेंबली के अंदर एक तो आ जाएगा आपको लोकसभा और दूसरा आ जाएगा आपको स्टेट असेंबली, ठीक है। इन दोनों के अंदर ही क्या है 1/3 सीट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, एक तरह से रिजर्व होनी चाहिए, ये डिमांड की गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बिल वॉज पेंडिंग फॉर मैनी डेकेड्स, फिर काफी सारे डेकेड्स तक ये जो बिल है ये पेंडिंग के अंदर ही पड़ा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई इसके ऊपर, कोई काम नहीं किया गया। बट इन यहाँ पे क्या आपको बताया गया कि ये बिल पेंडिंग था पहले काफी समय से, ठीक है। फिर इसमें बताया गया इन 2023 नारी शक्ति वंदन, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया गया कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 2023 के अंदर आया और इसके अंदर इस चीज को पास कर दिया गया, ठीक है। जो ये डिमांड की जा रही थी ना रिजर्वेशन दो लोकसभा में और स्टेट असेंबली के अंदर, इसको क्या है एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, जिसमें क्या नेम बता रहे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, जो ये डिमांड है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और जिसके अकॉर्डिंग क्या है 33% रिजर्वेशन मिल चुकी है अब लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर विमेंस को 33% जो है, ठीक है, रिजर्वेशन हो चुकी है। ऑल्सो दिल्ली असेंबली के अंदर भी क्या है 33% जो विमेंस क्या है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस तरीके से क्या आपका फर्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है चैप्टर को कवर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, नोट्स अगर आपको हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ और लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।